ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समीकरण तथा सर्वसमीका के बारे में चर्चा करेंगे। और डीएलएड की बुक की बात करी जाए तो डीएलएड की बुक में यूनिट 6, 7 और 8 समीकरण तथा सर्वसमीका से ही संबंधित है। तो इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं डीएलएड के, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो समीकरण तथा सर्वसमीका के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम लोग बात करेंगे चर तथा अचर राशि के बारे में। चर क्या होते हैं? चर होते हैं वेरिएबल्स और अचर होते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो डेफिनेशन लिख रखा है मैंने। पहला है जिनका मान परिस्थितियों के आधार पर बदलता रहता है वे चर कहलाते हैं, और जो दूसरा डेफिनेशन है वो जिनका मान किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता वे अचर कहलाते हैं। यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपनी वैल्यू चेंज कर देता है वो उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग इंग्लिश के लेटर्स का यूज़ करते हैं, बेसिकली एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरीके से जितने भी लेटर से यूज़ कर सकते हैं। और हिंदी में भी क ख ग यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए। और वहीं बात करी जाए अचर राशियों की यानी कांस्टेंट की, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है किसी भी कंडीशन में। और इसको डिनोट करने के लिए या फिर जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं 1, 2, 3, ये सारे के सारे अचर राशियां हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जैसे 1 हमेशा 1 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से 2 भी है और 3 भी है। और तो चर और अचर को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए चलिए एक एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक एग्जांपल लिख रखा मैंने कि माना एक कार की नियत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और तो निम्न समय परिवर्तन के अनुसार दूरी बताइए। तो इस क्वेश्चन में जो चाल है वो दे रखा है, और ये बताया गया कि चाल नियत है, यानी चाल कांस्टेंट है, चाल कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर समय परिवर्तन के अनुसार हमको दूरी बतानी है, यानी समय परिवर्तित हो रहा है, यानी समय यहाँ पर क्या हमारा एक चर राशि है, क्योंकि हर जगह पे ये वेरी कर रहा है। और बात करिए दूरी की, ये सूत्र पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो इसके आधार पे हम लोग दूरी फाइंड कर सकते हैं। जैसे चाल दिया हुआ है 40, और पहला जो टाइम है वो है 1 घंटा, उसके आधार पे दूरी आ जाएगी हमारी 40 किलोमीटर। और दूसरे में 2 घंटा दिया है, जिसके आधार पे जो दूरी है वो हो जाएगी 80 किलोमीटर। और तीसरे में दूरी आ जाएगी 120 या 120 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि चाल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ, यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे दूरी भी चेंज होती जा रही है। तो इस एग्जाम्पल में जो हमारा अचर राशि है यानी जो कांस्टेंट राशि है वो है चाल। चाल अचर है, और टाइम यानी टी और जो दूरी है उसकी बात करी जाए तो ये दोनों हैं चर राशियाँ, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो आई होप चर और अचर से रिलेटेड आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं समीकरण के बारे में। तो समीकरण के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहला पॉइंट है, जो समीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समान करने की प्रक्रिया। यानी कि जो भी समीकरण होता है उसमें हम लोग बराबर का चिन्ह उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से समीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? समान करने की प्रक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं x+2 = 3। तो ये एक समीकरण है, और इसमें हम लोगों ने बराबर का चिन्ह, यानी समीकरण में बराबर का चिन्ह होता ही है, तो उसी वजह से समीकरण का शाब्दिक अर्थ समान करने की प्रक्रिया हो गया। और समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। बराबर के बाईं तरफ वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहा गया है, और दाईं तरफ वाले को राइट हैंड साइड कहा गया है। और जो तीसरा पॉइंट है कि ज्ञात राशि से अज्ञात राशि को निकालना। तो यहाँ पर ज्ञात राशियाँ दी हुई हैं, यानी जो भी कांस्टेंट है वो सब ज्ञात राशियाँ हैं, और जो अज्ञात राशि है यानी कि जो वेरिएबल है हमारा वो अज्ञात है। तो इन दोनों ज्ञात राशियों की मदद से हम लोग x यानी कि अज्ञात राशि की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में x की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 2 को ट्रांसफ़र करके x की वैल्यू 1 फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो समीकरण को ज्ञात राशि से अज्ञात राशि निकालना के अर्थ में भी समझ सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स की मदद से समीकरण का एक डेफिनेशन बनता है, जो कि है
प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताता है। इस डेफिनेशन में जो प्रतीकों की बात की गई है, तो प्रतीक यहाँ पर जितने भी कोष्टक हैं वो यानी जितने भी ब्रैकेट हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं, और जितने भी साइन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब प्रतीकों के अंतर्गत आते हैं। इन प्रतीकों का यूज़ करके और जितने भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट हैं जैसे एक्स वाई जेड और कांस्टेंट में कोई भी काउंटिंग नंबर, इन सब का यूज़ करके समीकरण को बनाया जा सकता है और इसमें दो वस्तुओं को तुल्य बताया जाता है, यानी कि बराबर के चिन्ह से दोनों पक्षों में तुल्यता दर्शाई जाती है, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था अभी। तो ये एग्जांपल हमारा समीकरण का है। तो समीकरण क्या है हम लोग इन सभी पॉइंट्स की मदद से समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग समीकरण के मूल के बारे में, यानी रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर रूट से ये मतलब है पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो हल मिलता है उसको मूल कहा जाता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल से पहले यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख रखा है कि चर राशि के जिस मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं उसे समीकरण का मूल या हल कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिख रखा है, तो यहाँ पर ये चर राशि है और ये दोनों अचर राशियाँ हैं। अब डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि चर राशि के जिस मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं वही हमारा समीकरण का मूल होता है। तो यहाँ पर x का जो भी मान आएगा वो हमारा मूल होगा। अब x का वैल्यू यहाँ से 3 आएगा। अब x की वैल्यू 3 रखने पर अगर से दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाते हैं तो यही इस समीकरण का मूल है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस जो कांस्टेंट है 7 इक्वल्स टू 10, दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जा रहे हैं, तो 3 हमारा इस समीकरण का मूल है। यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि चर राशि का वह मान जिससे दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो वही मान हमारा रूट ऑफ इक्वेशन या फिर समीकरण के मूल होते हैं। और इस एग्जाम्पल में 3 समीकरण का मूल है। समीकरण के मूल के बाद चलिए बात करते हैं बीजगणित में समीकरण के प्रकार। तो यहाँ पर समीकरण के मैंने 3 प्रकार लिख रखे हैं। पहला है रेखीय समीकरण, दूसरा है द्विघातीय समीकरण, तीसरा त्रिघात समीकरण। अगर से मूल के आधार पर देखा जाए तो जो रेखीय समीकरण है, तो रेखीय समीकरण में एक मूल होगा, या फिर ये कह सकते हैं जब किसी समीकरण को हल करने पर एक मूल प्राप्त होता है तो उसको रेखीय समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण में 2 मूल आएंगे, यानी द्विघात समीकरण में जो हल आएगा वो 2 होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। अगर से 3 मूल प्राप्त होते हैं तो जो समीकरण होगा वो त्रिघात समीकरण होगा। या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब चर राशि का जो अधिकतम घात 1 होगा तो जो समीकरण होगी वो रेखीय समीकरण होगी। जैसे यहाँ पर ये समीकरण है x + 2 = 7, यहाँ पर जो चर राशि यानी x है उसका अधिकतम घात 1 है, तो ये जो समीकरण है वो रेखीय समीकरण होगा। और उसी तरीके से जब समीकरण में चर राशि के अधिकतम घात 2 होगी तो वो समीकरण द्विघात समीकरण होगी। और उसी प्रकार जब किसी समीकरण में अधिकतम घात 3 होगी तो उसको हम लोग त्रिघात समीकरण या फिर क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ से ये मतलब निकलता है कि जो रेखीय समीकरण यानी जब अधिकतम घात 1 होगी तो उसका मूल एक ही आएगा, यानी एक ही रिजल्ट आएगा, एक ही आंसर आएगा। और जब द्विघात समीकरण है यानी चर राशि पर अधिकतम घात 2 है तो उससे 2 मूल निकलेंगे, यानी कि 2 रिजल्ट आएंगे। और जब अधिकतम घात 3 है यानी त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण के लिए 3 आंसर यहाँ पर आएंगे। यानी इस बात से ये क्लियर हो गया कि कोई भी समीकरण में चर राशि का जो भी अधिकतम घात होगा उसके उतने ही रूट्स यानी उतने ही मूल आएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है समीकरण का। अब इसमें जो अधिकतम घात है यानी चर राशि हमारे यहाँ पे x है, तो जो अधिकतम घात है वो 33 है। तो इस समीकरण में जो मूल आएंगे वो 33 मूल आएंगे, यानी 33 आंसर आएंगे इसके। तो इस प्रकार हम लोग समीकरण के प्रकार और
समीकरण के मूल को समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं सर्वसमीका के बारे में। सर्वसमीका यानी कि आइडेंटिटी के बारे में। सर्वसमीका का अर्थ क्या होता है? ऐसे समीकरण जो चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट होते हैं उसे सर्वसमीका कहते हैं। और यहाँ पर एक नोट लिख रखा मैंने कि गणित में सभी सूत्र सर्वसमीका होते हैं। चलिए इस बात को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिख रखा है और दरअसल ये सर्वसमीका है। और सर्वसमीका के लिए क्या शर्त है कि चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट होते हैं। तो x के जितने भी मान होंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जितने भी मान होंगे, x के उस मानों को, उस वैल्यू को पुट करने पर दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। चाहे तो 1 रखें, 1 रखने पर भी दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, 2 रखने पर भी दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, और अगर से 3 भी रखते हैं या फिर कोई भी मान रखते हैं तो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि ये जो समीकरण लिखा है सर्वसमीका है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? x के कुछ मान को रख करके। सबसे पहले x का मान 1 रखे देखेंगे हम लोग कि दोनों पक्ष बराबर होते हैं कि नहीं। अगर से होते हैं तो ये सर्वसमीका है, और अगर से नहीं होंगे तो वो समीकरण हो सकते हैं। तो पहले चेक करते हैं x की वैल्यू 1 रख करके। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 1 + 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 2 इंटू 1, एक्स की जगह 1 फिर प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे प्लस 1। और इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 1 + 2 3 और प्लस 1, ये हो जाएगा 4। यानी दोनों साइड इक्वल हैं, यानी 1 के लिए दोनों साइड इक्वल हैं। बात करते हैं 2 के लिए। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 + 1। ये हो जाएगा 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 2 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 4 4 8 + 1 9। यानी 2 के लिए भी LHS और RHS आपस में इक्वल है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर के। तो यहाँ पर अब x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं हम लोग। 3 + 1 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 + 1। यहाँ से हो जाएगा 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 + 1। 9 + 6 15 + 1 16, यानी 16 और इधर भी 16, यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो भी 16 है और जो राइट हैंड साइड है वो भी 16 है। तो ये तीसरी वैल्यू के लिए भी दोनों पक्ष, ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो इस समीकरण में हम लोग जितनी भी वैल्यू रखेंगे x की जगह पे, दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं। तो अगर से दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ये जो हमारा समीकरण है ये समीकरण ना होकर के एक सर्वसमीका कहलाएगा। तो आई होप सर्वसमीका के बारे में आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है मैंने, गणित में सभी सूत्र सर्वसमीका हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सूत्र लिख रखे हैं अलजेब्रा के या फिर गणित के। अब इसमें a और b की वैल्यू जो भी रखेंगे दोनों साइड, तो दोनों साइड जो हमारा सॉल्व करने पे आंसर आएगा दोनों साइड इक्वल होगा। दोनों साइड इक्वल होने की वजह से तो ये कहा गया है कि गणित में जितने भी सूत्र होते हैं वो सारे के सारे सर्वसमीका होते हैं। इन सभी सूत्रों के अलावा भी जितने सूत्र यूज़ किए जाते हैं मैथ में वो सारे के सारे सर्वसमीका होते हैं। कि पहले वाला जो एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था x + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो a + b का होल स्क्वायर है उसी के बेसिस पे ये सर्वसमीका लिखा गया था। तो आई होप कि आप लोग को सर्वसमीका के बारे में जितनी बातें मैंने बताई सब क्लियर हुई होंगी। तो चलिए बात करते हैं जो समीकरण और सर्वसमीका थे उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण तथा सर्वसमीका में अंतर है कि समीकरण एक ऐसा समानता सूचक कथन है जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होते हैं। निश्चित मानों से यहाँ ये तात्पर्य है कि जितने भी मूल होंगे, जैसे यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे 2 मूल आएंगे, तो केवल 2 मूल के लिए ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा। और वही सर्वसमीका में बात करी जाए तो सर्वसमीका में
एक्स के सभी मानों के लिए, यानी एक्स के जितने भी 2 से अधिक मान भी लेंगे हम लोग, जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में 1 2 3 लिया था, तो जितने भी मान लेंगे उन सभी मानों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे। तो पिछले वाले एग्जांपल हमने 1 2 3 लिया था सर्व समीकरण के लिए। इस वाले एग्जांपल में हम लोग यानी समीकरण के बारे में देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि केवल निश्चित मानों के लिए, यानी जितने भी मूल होते हैं उसी के लिए ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो समीकरण लिख रखा है मैंने, इसके जो मूल आएंगे वो होगा, पहला मूल होगा 0 और दूसरा मूल होगा 1। तो 0 और 1 पुट करके देखते हैं कि दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं। सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 0 है प्लस 1। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और जब भी किसी वैल्यू में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 इंटू 0 0 ही आएगा, प्लस 0 और यहाँ पे प्लस 1 बचा। तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 1 आया और राइट हैंड साइड में 0 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। बात करते हैं जो x की दूसरी वैल्यू है, यानी जो दूसरा रूट है 1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने पर यहाँ पर 1 पुट कर दिया मैंने, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, x की जगह 1 रख दिया और यहाँ पर 1 पहले से था, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1, तो ये आ गया 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू 1 के लिए भी दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो यानी 0 और 1 इसके मूल हैं। अब बात करिए किसी और वैल्यू की, जैसे x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2। अब देखते हैं 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं कि नहीं। तो x की वैल्यू 2 ले रखी है हमने, तो यहाँ पर x की जगह 2 प्लस ये है 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है और 2 का स्क्वायर, ये यहाँ की वैल्यू है, प्लस और ये x है, x की जगह 2 रख दिया और जो बचा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 2 पहले से है, प्लस 2 प्लस 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8 प्लस 2 प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 9 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 8 2 1 हो जाएगा 11। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे ही हमने x की वैल्यू 2 रखी, यानी इन दोनों के अलावा कोई और वैल्यू रखी, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं थे। यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो समीकरण होते हैं, समीकरण में निश्चित मानों पर ही दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर हो सकते हैं। लेकिन सर्वसमीका की बात करी जाए तो सर्वसमीका में जो चर राशि के जितने भी मान हम लोग रखेंगे, सभी मानों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में